सैलमैन द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। अब कोई कहे कि सर इसका क्या मतलब है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। जिस वक्त इन्होंने ये थ्योरी दी थी सैलमैन साहब ने, तो उस वक्त जूरिस्प्रूडेंस या स्टडी ऑफ लॉ इर्तकाई दौर से गुजर रहा था, इवोशनलाइज हो रहा था। इवोशनलाइज इर्तका से गुजर रहा है, तो अपने आप को बना रहा था वो। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, जो पहला प्रिंसिपल जो माखूज हुआ है, अखज किया गया है, उसकी स्टडी का नाम सिविल लॉ है और इसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। हॉलैंड कहते हैं, ऑसन कहते हैं फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसके बाद ये स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रोफेसर्स हैं ना, जैसे हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहेंगे इनको, ये आपस के मुख्तलिफ दौरों के लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। पहली पीढ़ी ख़त्म होगी तो दूसरी पीढ़ी, आप में से कोई खड़ा हो गया प्रोफेसर, कल कोई अटॉर्नी जनरल बन गया, कोई क्या बन गया। हमारे दौर में कोई और था, हमारे लिए रोल मॉडल कोई और थे, ठीक है ना। तो ये फिट्जगराल्ड, सैलमन, एसन, इनके जो पीरियड्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अरसों का फ़र्क है, जो डेवलप करते रहे अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई ना कोई प्रोफाउंड थ्योरीज करते रहे। रॉस्को पॉन्ड कहते हैं द जूरिस्प्रूडेंस इज द सोशल इंजीनियरिंग, द स्टडी विच इन्वॉल्व्स सोशल वैल्यूज एलिमेंट्स एंड यू इंजीनियर देम इज कॉल्ड द जूरिस्प्रूडेंस। लीगल रियलिज्म, प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट्स। कीटोन कहते हैं द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ऑक्सफोर्ड डिफाइंस जूरिस्प्रूडेंस एज इज द सिस्टमैटिक। अच्छा, बेंथम के बाद हम डिक्शनरी मीनिंग पे जाएंगे। बेंथम कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस मीन्स अ बॉडी ऑफ द ऑर्डर्ड नॉलेज, यानी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्डर्ड नॉलेज इज कॉल्ड द जूरिस्प्रूडेंस। नाउ डिक्शनरी क्या कहती है? डिक्शनरी में जो सादा फहम, आम फहम ज़बान में जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज और साइंस ऑफ ह्यूमन लॉ, ह्यूमन कंडक्ट, लॉ रिलेटिंग टू द ह्यूमन कंडक्ट इज कॉल्ड द जूरिस्प्रूडेंस। अब इसहाक साहब ने पहले बताया कि जूरिस्प्रूडेंस का 3 काइंड्स हैं, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, एथिकल जूरिस्प्रूडेंस। अब आप देखें एनालिटिकल है क्या। अगर आप मेरे से पूछें, बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही कहूँगा रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च इवॉल्व होती रहती है और तादम में मर्ग आपने सीखना ही है। तो एनालिटिकल माने एनालाइज करना। यू एब्जॉर्ब अ थ्योरी, you absorb a concept from any study, उसको अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं आप, that is called analyze. Analytic is adjective, वो तमाम जो कानून की शाखें जिसमें आप इनके एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं with the purpose to create new concept is called analytical jurisprudence. ये अगर दूसरे आम फहम अल्फाजों में बताऊं, जूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस हमारे जूरिस्प्रूडेंस की वो शाख है, वो ब्रांच ऑफ लॉ है जिसके अंदर आप न्यू कंसेप्ट्स जो लॉ से मुतल्लिक होते हैं वो आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो मतलब दिया हुआ है कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस लॉ एज इट इज मीन्स हाउ द लॉ इज बीइंग अप्लाइड, so far the law has achieved its object or not। इसका मतलब ये है, इसके बाद आप किसी नतीजे पे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि whether this theory for the last 150 years is being applied has delivered its object or not, has delivered purposefully or not, वो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। ये तमाम चीज़ें एनालिटिकली जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डिस्कस होती हैं। एमसीक्यू के अंदर अगर आपका क्वेश्चन आया कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस मींस डैश डैश, तो क्या कहेंगे? लॉ एज इट इज,
द स्टडी ऑफ द लॉ एज इट इज। ठीक है, फिर इसके बाद है हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाता है। व्हेन यू ट्रेस आउट द हिस्ट्री, कहाँ से चला, कैसे चला, इसने अपने आप को मोल्ड कैसे किया, एंड एज इट इज इसकी कंडीशन क्या है, आप हिस्ट्री से लेके चलते हैं। ये फ्लेक्सिबल रहा है, इन्होंने अपने स्कोप को एक्सपैंड किया है, इसने अपने आप के अंदर और क्या ऑब्जॉर्व किया है, ये सब चीज़ें जो है ना हिस्टोरिकली आपकी इसके अंदर डिटरमिन्ड होंगी। हिस्ट्री को जहन में रखते हुए आप फ्यूचर का लायामल तय करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है एथिकल जुरिस्प्रूडेंस। लॉ ऑट टू बी। अब कोई यहाँ से सर मुझे कोई सवाल पूछे मेरे से कि सर आप ये बताइएगा कि वाई इसको एथिकल का नाम दिया गया है, वाई एथिकल जुरिस्प्रूडेंस। आप इसको प्रोग्रेसिव जुरिस्प्रूडेंस का भी नाम दे सकते हैं, सक्सेसिव जुरिस्प्रूडेंस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा है। व्हेन वी से एथिकल मीन्स इन्वॉल्विंग ऑफ द एथिक्स। हमें अपने हयूद और कयूद के अंदर रह के किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़े ना, उसकी लिमिट्स होती हैं, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, उनसे आप बाहर नहीं जा सकते। उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए आपने चीज़ों को डेवलप करना है। ठीक है, उन बाउंड्रीज जिनको इन्होंने एथिक्स का नाम लिया, जैसे अगर आप मेडिकल एथिक्स पढ़ते हैं, इस तरह लीगल एथिक्स भी हैं, उनके अंदर रहते हुए आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, और उसको किसी कंक्लूजन पे लेके आना है कि लॉ इस तरह ये चलता चला आ रहा था, माजरत के साथ जनाब ये लॉ इस तरह नहीं है, इसको इस तरह होना चाहिए, इसकी असल कंडीशन 2021 के अंदर ये होनी चाहिए या 22 के अंदर ये होनी चाहिए। जब ये थ्योरी दी गई थी उस वक्त सिविल लॉ था, पॉजिटिव लॉ था। आज जो है बहुत सी ब्रांचेस बन गई हैं, ये डेफिनेशन नापैद हो गई है, उसको दूसरे अंदाज में डेफिनेशन देनी चाहिए। ये सब की सब जो है ना एथिकल जुरिस्प्रूडेंस में, मगर प्रोवाइडेड एथिकल के अंदर आप पुराने वाले प्रोफेसर के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होगा, उनकी थ्योरीज को इतना ज़्यादा फोर्सफुली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अगेन उन्हीं की एक फाउंडेशन ले डाउन हुई है ना, चलती चली गई है। आइए, बहरहाल ये तीन कंसेप्ट हैं जुरिस्प्रूडेंस के। पेज नंबर 182 पे क्विकली स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, सोर्स है। ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है, इन्होंने जुरिस्प्रूडेंस के इतने बड़े सब्जेक्ट को कूजे के अंदर बंद कर दिया है। इन्होंने एक डायग्राम बना दी है, इस डायग्राम के अंदर इन्होंने बहुत से कंसेप्ट्स को डिफाइन कर दिया है, ट्री बना दिया है, ट्री के अंदर कैसे सब्जेक्ट हैं, क्या है। नंबर 1 पे सोर्सेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल एंड मटेरियल। दो तरह के सोर्सेज हैं, एंड मटेरियल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज लीगल एंड हिस्टोरिकल। लीगल के अंदर लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, जुरिस्टिक ओपिनियन है, कस्टम्स है। लेजिस्लेशन के अंदर सुप्रीम लेजिस्लेशन है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। प्रेसिडेंट के अंदर अथॉरिटेटिव, परसुएसिव। अच्छा, कस्टम्स के अंदर लीगल है, कन्वेंशनल है, लोकल एंड जनरल है। अगर आप रिकॉल करें, जब आपने उसूल फ़िक़ह कानून पढ़ा था तो ये तमाम डिस्टिंक्ट चैप्टर्स थे, ऐसा ही था ना, कि प्रेसिडेंट क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, प्रेसिडेंट की कितने काइंड्स होती हैं, ओबेटर डिक्टा क्या होता है, ठीक है, स्टेयर डिसाइसिस क्या है, ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन थी। कस्टम क्या होता है। फिर इसके बाद इन्होंने लीगल कंसेप्ट इन मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस इन्होंने स्टार्ट किया है ऑनरशिप पे। अच्छा, सैलमेंट कहते हैं, सैलमेंट डिफाइंस द ऑनरशिप एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड द राइट। राइट मीन्स टू हैव अ थिंग अंडर पोजेशन। Things always represent physical objects, but right always represent a thing which is not in physical existence, like copyright or allowances are always things which is called property, which are not in physical existence. Salment has included all these rights which are property in the concept of ownership. Ownership का क्या मतलब है? किसी भी शय जिसका कब्जा आपके हाथ में हो, कोई भी शय जो जिसकी पोजेशन कैरी होती हो, एंड यू गेट होल्ड ऑफ दैट पोजेशन इज कॉल्ड द ऑनरशिप। अब आप देख लें, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज हैं। ये ऑब्जेक्ट्स ही, चलो हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मूवेबल और इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं।
उनके ऊपर आप या तो गाड़ी हो गई, सोना हो गया, प्राइस बॉन्ड्स हो गए, दरख्त हो गए, ठीक है, ये सब की सब मूवेबल हैं। अगर आपके कब्जे में देन यू आर द कॉल्ड ऑनर। इमूवेबल में जो चीज विच दी लैंड्स एंड थिंग्स विच आर अटैच्ड टू लैंड्स आर इमूवेबल। अब आप फॉर एग्जांपल एक फसल खड़ी हुई है, डेफिनेटली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फसल को काटी जाएगी तो मूवेबल होगी ना। अगर फसल को अभी काट देंगे तो फसल नहीं रहेगी। तो यानी कि वो बाय द टाइम वो मैच्योर होगी, वो ग्रो होगी, पकेगी, तो फिर जाके कोई आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका मूवेबल ऑब्जेक्ट बनेगा। जब तक वो पकती नहीं है, 3 महीने 4 महीने तक, तो वो एज इट इज उसी का हिस्सा रहेगा। यस, पोजेशन भी है और टाइटल भी है। अब आप मुझे बताएं, इफ यू गॉट द टाइटल ऑफ बुक, आपने एक रसीद लेके आ गए कि सर ये किताब मैंने खरीदी है, सर ये किताब तो मैंने खरीद ली है, पता नहीं जाते हुए रास्ते में वहीं चोरी हो गई मेरे से। दो यू आर द ऑनर बट द पोजेशन हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट। किस पे दे दें? ठीक है, title remains to you. Yes, you are the owner, I am the tenant, I would be the tenant. हम तो बात उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो टेनेंसी की बात ही नहीं कर रहा। देखें, वो लाइसेंस पे जाता है ना। वो जो स्टूडेंट्स जरा ये कह रहे हैं कि वो टाइटल जो उनके जहन में कंसेप्ट है, बेसिकली आपका जो पोजेशन, वो कह रहे हैं कि पोजेशन एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द ओनरशिप, ये सब्सिक्वेंट वाले पहले ऑप्शन पे आए हैं टाइटल में। आई से द पोजेशन विच इज बीइंग डिलीवर्ड इज कॉल्ड द ओनरशिप। दो चीजें, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें होती हैं, एक तो टाइटल होता है और एक पोजेशन होती है। दिस इज द प्रोसेस विच मेक्स यू द ऑनर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजेशन, टाइटल पे नहीं आया हम। टाइटल इज अनदर थिंग, दोनों लाजों में मलजूम है। टाइटल अगर है, पोजेशन नहीं है, तो किस काम का, कंप्लीट नहीं हुई। आपने कभी गिफ्ट पढ़ा है? गिफ्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन 3 को मिल के गिफ्ट बनता है। अदरवाइज वो गिफ्ट तो है, कंसेप्चुअली गिफ्ट तो है, मगर वो कंप्लीट नहीं है। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जरा हाँ, ये जो आप है ना, आपके जहन में जरा क्लियर कीजिएगा व्हेन, क्योंकि दो चीजें आप लाजमी डालनी है, तो तब जाके ऑनरशिप कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो आप केस क्यों फाइल करते पोजेशन के लिए? सर मैं तो ऑनर हूं, मेरे पास चीज नहीं है। वो आप जो बात कर रहे हो कंफ्यूजन कंसेप्ट के अंदर, वो बेसिकली टेनेंसी राइट है, उसका एक अलग ही पूरा चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और इसके अलावा टेनेंसी लॉज के अंदर है। किसी और को कोई सवाल? ठीक है, अच्छा, यहां पेज नंबर 183 पे पोजेशन अकॉर्डिंग टू सैलमेंट इन्होंने डायग्राम के जरिए डिफाइन किया हुआ है। वन इज द ट्रेडिशन एंड द अदर इज द कंस्ट्रक्टिव एंड थर्ड इज द अटॉर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटॉर्नमेंट? अटॉर्नमेंट किसी ने रेंट की प्रैक्टिस की है? सेक्शन 18 का नोटिस जाता है, लेटर ऑफ अटॉर्नमेंट। लेटर अटॉर्नमेंट, व्हेन वी से अटॉर्नमेंट, अटॉर्नमेंट का मतलब ये है कि एज फॉर द टाइम बीइंग यू आर इन द पोजेशन एंड यू रिकॉग्नाइज माय राइट एज ऑनर। सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 18 है विच प्रोवाइड्स फॉर द लेटर ऑफ अटॉर्नमेंट। होता क्या है, आपने प्रॉपर्टी अपनी रेंट आउट की, 6 महीने तक वो रेंट में रहता रहा, अब आपको मजबूरी की हालत में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई, किसी थर्ड पर्सन को बेची आपने। दो सूरत हाल हैं, या तो आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करके बेचेंगे, या कहेंगे कि जनाब ये लंबा प्रोसेस है, हम सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस में नहीं पढ़ेंगे, 2 साल केस फाइल करना पड़ेगा, डिलीवरी होगी फिर जाएंगे। तो ठीक है भाई, आप किराए के साथ ही, किराएदार के साथ ही ले लो प्रॉपर्टी। वो आपका जो बायर है वो प्रॉपर्टी किराएदार के साथ ले लेता है। लेने के बाद नाउ यू आर द न्यू ओनर
आप उसको इंटीमेट करोगे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 18 ऑफ दिस रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस कि मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो, I have purchased this property from the previous owner. Right now, I am the actual owner of this property. So from now to onwards, you are requested to kindly deposit your rent with me. ठीक है, आप कह रहे हो कि आप मेरी ऑनरशिप तस्लीम करें इसको और नेक्स्ट टाइम से आप किराया मेरे नाम पे दें. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द अटॉर्नमेंट.